तो अगला जो टॉपिक है वो है बायो सावर्ट्स लॉ। क्या नाम है टॉपिक का? ठीक है, तो बायो सावर्ट्स लॉ क्या है? बायो सावर्ट्स लॉ हम यूज करते हैं किसी भी करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। करंट एलिमेंट किसको बोलते हैं? तो इसको समझने के लिए एक वायर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं जिसमें करंट है आई। इस वायर के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, ये कोई मैंने डीएल लेंथ का एलिमेंट लिया है और इसको मैं एक वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर कर रहा हूं। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा करंट की डायरेक्शन के अलोंग कंसिडर की जाएगी। अगर मैं इसको वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर कर लूं, ये जो छोटा सा लेंथ एलिमेंट है, अगर इसे वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर कर लिया जाए और इसकी डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन में एज्यूम किया जाए तो इसी को हम क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? करंट एलिमेंट क्या चीज है? करंट एलिमेंट का मतलब है किसी भी वायर के ऊपर, कोई भी वायर हो सकता है, किसी भी वायर के ऊपर एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट जिसमें करंट की डायरेक्शन में हम डायरेक्शन कंसिडर करेंगे, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा जो करंट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में इस छोटे से एलिमेंट की डायरेक्शन कंसिडर करनी है और इसको क्या बोला जाएगा? करंट एलिमेंट। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हम बायो सावर्ट्स लॉ यूज करते हैं। किसकी वजह से? इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए बायो सावर्ट्स लॉ यूज होगा। मान लो कि आपको इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो पी पॉइंट है ये एलिमेंट से कितना दूर है। तो मान लो एलिमेंट के सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस है आर, और अगर मैं ये जो एलिमेंट का सेंटर है इससे इस पॉइंट की तरफ अगर एक वेक्टर ड्रॉ कर दूं जिसको मैं आर वेक्टर नाम दे दूं तो इसको हम बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर आर। तो ये आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो पॉइंट है उसकी इस एलिमेंट के सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? आर। तो यहाँ पे पी पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये जो पी पॉइंट है ये एलिमेंट के सेंटर से आर डिस्टेंस पे है और कौन सी डायरेक्शन में ये पॉइंट है, तो इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे? जो एलिमेंट की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन से इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर आर है उसका एंगल देखेंगे। मान लो ये एंगल है थीटा, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये एलिमेंट के सेंटर से आर डिस्टेंस पे है और थीटा एंगल के ऊपर है। थीटा कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता है इस वायर के परपेंडिकुलर तो थीटा होता 90 डिग्री। अगर पॉइंट इस वायर के ऊपर कहीं पे होता तो थीटा होता 0 डिग्री अगर इधर है, और अगर इधर होता तो पोजीशन वेक्टर नीचे होता और डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन ऊपर है तो इनके बीच का एंगल क्या होता? 180 डिग्री। तो एंगल अलग अलग पॉइंट्स के लिए अलग अलग आएगा। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल केस लिया है कि एक करंट एलिमेंट है उसकी वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्योंकि एलिमेंट की लेंथ छोटी सी है इसलिए इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी कम आएगा और उसको हम डीबी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डीबी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड होगा ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा ये हम पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद में हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। सबसे पहले ये बताओ कि ये जो करंट है क्या इसकी वैल्यू के ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा? इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? इस वायर में फ्लो होने वाले करंट की वजह से। तो करंट अगर ज्यादा होगा तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी चीज, अगर मैं एलिमेंट की लेंथ छोटी लेता हूं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन अगर वायर बड़ा होता, अगर एलिमेंट की लेंथ ज्यादा होगी तो इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि बड़ा वायर होगा तो उस पूरे वायर में करंट की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा होगा। एक छोटा सा वायर लिया तो थोड़ा सा मतलब करंट तो उतना ही है सपोज करो, लेकिन क्योंकि वायर की लेंथ कम है इसलिए उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो कंपेरेटिवली कम मिलेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी होगा इस पॉइंट के ऊपर वो एलिमेंट की लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना बड़ी लेंथ होगी एलिमेंट की उतना ही ज्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तीसरी चीज है यहाँ पे डिस्टेंस आर। आर के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड? तो आपको पता है भी एलिमेंट के सेंटर से जैसे जैसे दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, क्योंकि वायर में करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और उसके पास में अगर कोई पॉइंट लोगे आप तो आसपास तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मिलेगा और दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है कि जितने भी फील्ड होते हैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। और इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है कि कोई भी चीज अगर डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये स्क्वायर इनवर्स लॉ को फॉलो कर रहा है।
यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ना कि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम लिखेंगे dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये कैसे लिखा हमने, क्योंकि जितने भी फील्ड होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो किसी भी m मास की वजह से, उससे r डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है Gm/r²। इसी तरीके से अगर कोई भी चार्ज उसकी वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है KQ/r²। और इसी तरीके से एलिमेंट की वजह से, छोटा सा एलिमेंट है इसकी वजह से, यहाँ पे छोटे एलिमेंट की बात हो रही है, ध्यान रखना हर जगह मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एक छोटे से एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसको आप बिल्कुल छोटा एलिमेंट ले रहे हो, इस वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। अगर ये बड़ा वायर होगा, मान लो ये इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, बहुत बड़ा वायर है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा फिर वो आर के ऊपर अलग तरीके से डिपेंड करेगा, क्योंकि एलिमेंट छोटा है। एलिमेंट अगर छोटा होगा तो इसको आप एक, जैसे पॉइंट चार्ज होता है वैसे आप इसको छोटा एक एलिमेंट मान सकते हो, एक बिल्कुल छोटा सा एलिमेंट। और छोटे एलिमेंट की वजह से जो फील्ड आएगा यहाँ पे, जैसे कूलाम्स लॉ में हम पढ़ते हैं, है ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। मतलब आप ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हो इसको समझने के लिए, कि वायर से 1 मीटर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड चेक कर लो, फिर 2 मीटर डिस्टेंस पे चेक करो, फिर 3 मीटर पे। आप क्या देखोगे कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से तेजी से कम होता जा रहा है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, फिर तीसरी चीज है यहाँ पे, मतलब फोर्थ चीज है यहाँ पे थीटा। एंगल थीटा के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके लिए देखो आपको ये करना है कि मान लो कि ये जो पॉइंट है ये इस वायर के ऊपर कहीं पे है, मान लो यहाँ पे है, तो अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है, भाई अभी यहाँ पे है तो इसका पोजीशन वेक्टर आर इधर है, अगर यहाँ पे होता तो पोजीशन वेक्टर आर ऊपर की तरफ ड्रॉ करते, तो एलिमेंट की डायरेक्शन और पॉइंट की डायरेक्शन क्या आती सेम, तो एंगल बिटवीन आर एंड डी एल क्या होता 0 डिग्री। और आप क्या देखते हैं कि वायर के ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, वायर के जस्ट बाहर से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होता है और उसके परपेंडिकुलर प्लेन में ऐसे सर्कल्स की फॉर्म में होता है, वायर के ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे वायर हम बिल्कुल थिन वायर एज्यूम कर रहे हैं, बाल से भी पतला वायर, तो उसकी थिकनेस तो कुछ है ही नहीं। अगर मोटा वायर होगा, सिलेंड्रिकल वायर है, तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो हम आगे कैलकुलेट भी करेंगे। लेकिन अभी हमने कौन सा वायर कंसिडर किया है, बिल्कुल पतला सा वायर, तो ये बिल्कुल पतला वायर है ना। और इसकी जो थिकनेस वो नेग्लिजिबल है, और थिकनेस नेग्लिजिबल होने की वजह से, थिकनेस है ही नहीं ऐसा मान लो, तो इसके ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड 0 ही मिलेगा, इसके अंदर तो कुछ होगा ही नहीं ना। आप जितना पतला एज्यूम कर सकते हो वायर को उतना पतला एज्यूम कर लो, तो उतने पतले वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आपको नहीं मिलेगा, उसके ऊपर नहीं मिलेगा आपको, उसके जस्ट बाहर से मैग्नेटिक फील्ड मिलना स्टार्ट होगा सर्कल्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0। अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता, मान लो ये पॉइंट यहाँ पे है नीचे की तरफ, तो एलिमेंट के सेंटर से इस पॉइंट की तरफ आर वेक्टर ड्रॉ करो, एलिमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इनके बीच का एंगल कितना होगा, इनके बीच का एंगल होगा 180 डिग्री। अगर एलिमेंट की डायरेक्शन और पोजीशन वेक्टर आर की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड अभी भी कितना मिल रहा होगा 0, क्योंकि अभी भी पॉइंट कहाँ पे है, वायर के ऊपर ही है ना। अच्छा, अगर पॉइंट वायर के परपेंडिकुलर यहाँ पे होता सपोज करो, तो मैं क्या देखता कि यहाँ पे, क्योंकि वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में ही होता है, तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा होता, मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता मैक्सिमम। थीटा कितना होता 90 डिग्री। अब बात तो समझ में आ गई, लेकिन इसको मैथमेटिकली लिखना कैसे है। थीटा 0 और 180 डिग्री है तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड 0 मिल रहा है, और जब थीटा 90 डिग्री है तो मैग्नेटिक फील्ड आपको मैक्सिमम मिल रहा है। तो इसको आप ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे, तो ये साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग चीजें चेंज हो रही है। मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड dB होगा वो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। भाई थीटा के ऊपर डिपेंड तो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन कैसे डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा के अकॉर्डिंग। इसलिए मैंने क्या लिखा, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। सारी चीजें आ गई, इनको कंबाइन करके लिखते हैं। अब कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। देखो जब भी जितनी भी चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सबको एक साथ लिखना हो तो सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर आ गया। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हो तो आपको पता है कि यहाँ पे कांस्टेंट आएगा,
यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है ये? मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको। बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये जो मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू भी आपको याद करनी है, ये होता है 10⁻⁻7 के बराबर। जैसे अच्छा ये म्यू नॉट क्या है फिर यहाँ पे? तो म्यू नॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये जीरो लगा दिया ना आगे, तो इसका मतलब है ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस है। ये क्या चीज होती है? जैसे मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मीडियम को जब क्रॉस करता है तो मीडियम उसको पास होने देगा या नहीं देगा, है ना? पास होने देता है तो हम बोलेंगे कि इसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज्यादा है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी मीडियम से पास नहीं हो पा रहा तो हम क्या बोलेंगे? इस मीडियम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या है? कम है। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी वो चीज है जो आपको ये बताती है कि किसी भी मीडियम से जब मैग्नेटिक फील्ड पास होगा तो वो कितना इजीली उसमें से पास हो सकता है। अगर मीडियम उसको रोकने की कोशिश करेगा तो हम क्या बोलेंगे कि इस मीडियम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कम है। और अगर इजीली पास हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज़्यादा है। तो ये फ्री स्पेस की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी लिखी जा रही है। अगर आप अलग अलग मीडियम के लिए देखोगे तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू अलग अलग आती है। तो अभी फ्री स्पेस के लिए ये वैल्यू याद करनी है आपको। तो फॉर्मूला बन गया dB इक्वल्स टू, क्या बन गया फॉर्मूला? अरे बोलो क्या बना है फॉर्मूला? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर आ गया। अच्छा इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? अब देखो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है? dB वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर केप अपॉन आर स्क्वायर। भी क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें साइन थीटा आ रहा है। अगर कॉस थीटा आता तो मैं इसको डॉट प्रोडक्ट में लिखने की कोशिश करता। तो अभी ये फॉर्मूला लिखा जाएगा किसकी फॉर्म में? क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में। फॉर्मूला क्या बन गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर केप। अच्छा ये डीएल क्रॉस आर केप क्या चीज है यहाँ पे? तो ये जो आर वेक्टर है ना, इसका जो यूनिट वेक्टर है उसको हम आर केप बोल रहे हैं। तो डीएल क्रॉस आर केप की डायरेक्शन क्या आएगी? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर यहाँ पे देखनी है तो आपको डीएल क्रॉस आर केप की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। वही किसकी डायरेक्शन होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। बाकी चीजें स्केलर क्वांटिटी है। तो डीएल क्रॉस आर केप की डायरेक्शन चेक करो। डीएल क्रॉस आर केप किधर आएगा? तो डीएल ऊपर की तरफ है, आर वेक्टर इधर है तो इसका यूनिट वेक्टर भी इधर ही आएगा। डीएल क्रॉस आर करोगे, डीएल से आर की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाओगे, थंब किधर जा रहा है? इनवर्ड। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आप चेक करोगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो इनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। सपोज करो पॉइंट इधर है, मान लो पॉइंट इधर होता तो आर वेक्टर इधर होता। फिर पॉइंट अगर इधर है तो आर वेक्टर इधर होगा, डीएल ऊपर होगा। तो डीएल क्रॉस आर करोगे तो थंब आउटवर्ड आएगा। मतलब इधर वाले पॉइंट्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? आउटवर्ड। तो एक तो ये तरीका है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने का, डीएल क्रॉस आर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेक कर लो। इसके अलावा एक तरीका और है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, याद है क्या? जैसे एक वायर में करंट फ्लो रहा हो तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन पता करने के लिए कौन सा रूल होता है? राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड थंब को पॉइंट करो, फिंगर्स वायर के अराउंड जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये देखो फिंगर्स के कर्ल होने की डायरेक्शन ये रहेगी, इधर तो इनवर्ड जा रही होंगी और इधर से आउटवर्ड आ रही होंगी। तो अगर मैं पूछूं भी वायर के इधर वाले पॉइंट्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो इधर तो इनवर्ड जा रहा होगा तो क्रॉस बना देंगे। इधर से आउटवर्ड आ रहा होगा तो इधर क्या बना दोगे? डॉट बना दोगे। समझ में आया क्या भाई? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए क्या है तरीका? तो तरीका ये है कि करंट की डायरेक्शन में आपको राइट हैंड थंब को रखना है। फिंगर्स वायर के अराउंड जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। मैं पूछ रहा हूँ इस प्लेन में बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? तो प्लेन में आप क्या देखोगे कि इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनवर्ड जा रही होंगी और इधर से आउटवर्ड आ रही होंगी। तो ऐसे ऐसे सर्कुलर फॉर्म में होंगे ना, तो इधर तो इनवर्ड होगा और इधर आउटवर्ड कंसिडर करेंगे। तो वही बात यहाँ पे, ये वायर है, वायर में ऊपर करंट जा रहा है तो इधर वाले पॉइंट के लिए क्या आएगा? इनवर्ड आएगा। चाहे डीएल क्रॉस आर से चेक कर लो, है ना, और इधर वाले पॉइंट्स के लिए आउटवर्ड आएगा। मतलब दो तरीके हैं अपने पास, जो इजी लगे उससे अपन कर लेंगे। ठीक है, समझ में तो आया क्या ये? अरे बोलो। ठीक है, तो ये एक तरह से बायो सावर्ट्स लॉ कंप्लीट हो गया। इस फॉर्मूले को ओपन करोगे तो आप समझ जाओगे कि भी डीएल क्रॉस आर को ओपन करेंगे तो क्या आएगा?
dl इंटू आर केप, देखो dl इंटू आर इंटू साइन थीटा, लेकिन आर केप का मैग्नीट्यूड क्या होता है यूनिट वेक्टर का 1, तो इसको आप लिखोगे dl इंटू 1 इंटू साइन थीटा, तो ये dl साइन थीटा ही आएगा सॉल्व करने पर, मतलब ये फॉर्मूला वापस आ जाएगा, इसलिए इसको आर केप लिखा है मैंने, है ना, यूनिट वेक्टर की टर्म्स में लिखा है ताकि इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए और जब क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करें तो ये dl साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाए। dl, है ना, dl क्रॉस आर केप क्या होता है, dl इंटू आर इंटू साइन थीटा, आर केप का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है इसलिए, ठीक है। अब ये जो बायो सावर्ट्स लॉ है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम कूलॉम्स लॉ यूज करते हैं, उसमें कुछ सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज होती है। क्या होती है उसमें, कुछ सिमिलरिटीज हैं और कुछ डिसिमिलरिटीज हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे अब कि कूलॉम्स लॉ अगर आप यूज करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए और जो फॉर्मूला अपने पास निकल के आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और बायो सावर्ट्स लॉ यूज करते हो किसी करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, उससे जो फॉर्मूला निकल के आता है उनमें क्या सिमिलरिटीज दिखाई दे रही हैं और क्या डिसिमिलरिटीज है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ये कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो बायो सावर्ट्स लॉ और कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है ना, उनमें क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिसिमिलरिटीज है। बायो सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग तो हमने ये देखा कि कोई भी करंट एलिमेंट लेना होता है डीएल लेंथ का, उसमें करंट की डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन कंसीडर की जाती है, आर डिस्टेंस पे पॉइंट होता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड डी भी होता है, और पॉइंट की तरफ हम एक पोजीशन वेक्टर आर ड्रॉ करते हैं। आर वेक्टर और डीएल एलिमेंट के बीच का एंगल कितना होता है थीटा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकल के आता है इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, डी बी वैक्टर इक्वल्स टू, बोलो क्या लिखना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर के अप अपॉन आर स्क्वायर। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, वही मैंने लिखी है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आई थी, क्रॉस से हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया था, इनवर्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। अब ये तो बायो सावर्ट्स लॉ की बात हुई, अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कूलॉम्स लॉ, जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। कौन सा लॉ है ये, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ से भी हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं वैसे तो, लेकिन फोर्स का फॉर्मूला यूज करके ही हम किसी भी चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। याद आया क्या, कोई भी चार्ज उससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। आपको ये देखना है कि ये जो दो तरीके हैं, कूलॉम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, बायो सावर्ट्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, इनमें क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिसिमिलरिटीज हैं, ठीक है। कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही है क्या, चलो बताओ। देखो दोनों में नीचे क्या आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है, मतलब दोनों ही फील्ड, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। दोनों ही किसको फॉलो करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। पहली चीज समझ में आई, ठीक है। दूसरी चीज, जब हमको एक से ज्यादा चार्जेस दे रखे होते हैं और किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है, तो हम उसके लिए मेथड यूज करते हैं कि अलग अलग चार्ज का उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं और उसके बाद में उसका वेक्टर एडिशन कर लेते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास आ जाता है। इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वही प्रिंसिपल हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी यूज करते हैं। मान लो आपको किसी जगह पे एक से ज्यादा वायर दे रखे हैं जिनमें करंट फ्लो हो रहा है, और आपको उनके आसपास किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो आपको करना क्या है, वही तरीका काम में लेना है। अलग अलग वायर की वजह से उस पॉइंट पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद में उसका वेक्टर एडिशन कर लेंगे। तो इसको क्या, कौन सा लॉ, कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही जगह पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इसलिए ये भी एक सिमिलरिटी हो गई। मतलब कूलॉम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले फॉर्मूले में और बायो सावर्ट्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने वाले फॉर्मूले में दोनों जगह ही ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ये फॉलो होता है। ये आप बता सकते हो। इसमें डिसिमिलरिटीज क्या है, क्या क्या आपको डिफरेंस नजर आ रहे हैं इसमें। देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या वो थीटा पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले में कहीं भी थीटा नहीं आ रहा। जैसे कोई भी चार्ज है सपोज करो, उससे आर डिस्टेंस पे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लो, के क्यू बाई आर स्क्वायर आएगा, इधर फाइंड कर लो के क्यू बाई आर स्क्वायर, नीचे फाइंड कर लो के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो हर डायरेक्शन में चाहे पोजीशन कुछ भी हो पॉइंट की,
वो मैटर नहीं कर रही है, बस डिस्टेंस मैटर कर रही है। डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आर डिस्टेंस सेम होने के बाद भी अगर ये पॉइंट यहाँ पे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड अलग आएगा, यहाँ पे होगा तो अलग आएगा, है ना, यहाँ पे होगा तो अलग आएगा। मतलब क्या जो एंगल थीटा है वो यहाँ पे मैटर कर रहा है कि किस एंगल पे पॉइंट है, बिल्कुल मैटर कर रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड बायो-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं वो थीटा पे डिपेंड करता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना। अच्छा, एक डिसिमिलरिटी और बता सकते हो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में बताओ पहले? इनवर्ड। क्या इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड? देखो ये जो पॉइंट है ये इस बोर्ड वाले प्लेन में है, जो एलिमेंट है ये भी इस बोर्ड वाले प्लेन में है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है। जबकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्ज और पॉइंट, चार्ज और पॉइंट ये जिस प्लेन में है, चार्ज और पॉइंट जिस प्लेन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी प्लेन में आ रहा है आउटवर्ड, परपेंडिकुलर थोड़ी आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसी प्लेन में आता है जिस प्लेन में पॉइंट और चार्ज होते हैं, जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर आता है जिस प्लेन में पॉइंट और चार्ज, पॉइंट और करंट एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। जिस प्लेन में पॉइंट और करंट एलिमेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उसके परपेंडिकुलर आएगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसी प्लेन में आता है जिस प्लेन में पॉइंट और चार्ज होते हैं। सेम प्लेन में आ रहा है। देखो अगर मैं पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर लेता तो इधर आउटवर्ड आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे आउटवर्ड, है ना। नेगेटिव चार्ज होता तो इनवर्ड आ जाता, उसी प्लेन में आता है जिस प्लेन में पॉइंट और चार्ज है, जबकि यहाँ पे उसके परपेंडिकुलर आ रहा है। ठीक है। एक डिफरेंस आप ये बता सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है करंट एलिमेंट की वजह से, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट एलिमेंट क्या माना जाता है? वेक्टर क्वांटिटी। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है चार्ज की वजह से, जो कि क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये इनमें डिफरेंस हो गया। क्या डिफरेंस समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी यानी चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होगा, जबकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी करंट एलिमेंट की वजह से प्रोड्यूस होता है। बातें समझ में आई क्या? तो ये इनमें सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज है। ठीक है।